हेलो, हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यादराम और आप देख रहे हैं श्री संकल्प क्लासेस का यूट्यूब चैनल। आप सभी प्यारे दोस्तों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। शाम के 6 बज चुके हैं और चाय के साथ में आप बैठ चुके हैं। शाम के 6 बजते ही आप राजस्थान से रूबरू होते हैं, राजस्थान के जीके से रूबरू होते हैं। राजस्थान के जीके में हम सबसे पहले ज्योग्राफी का पार्ट ले रहे हैं और ज्योग्राफी में हम एक एक चीज को देख रहे हैं। बहुत सीक्वेंस से हम चल रहे हैं। कल तक की जो क्लास थी हमारी, उसमें आपको बहुत सारी चीजें समझ में भी आई होंगी, बहुत सारी चीजें आपको नई भी देखने को मिली होंगी। और आज की जो हमारी क्लास है वो तो बेहद खास क्लास है। इस क्लास से संबंधित बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लास का थंबनेल आप देख पा रहे होंगे। राजस्थान के भौतिक स्वरूप से संबंधित हम चर्चा करेंगे। राजस्थान का भौतिक प्रदेश कैसा है, यानी कौन कौन से हिस्से में राजस्थान के क्या क्या विस्तृत है, इसके बारे में आज हम जानकारी करेंगे। इसके बारे में आज पूरी की पूरी डिटेल से हम जानकारी हासिल करेंगे। तो फटाफट से मेरे दोस्त आकर के मुझे बता दो यस का, हाँ जी, गुड इवनिंग लिख करके बता दो कि कितने बंदे, कितने दोस्त, कितने मेरे प्यारे भाई बहन देख रहे हैं मुझे। फटाफट से क्लास को शेयर भी कर दें। ये तो कहने वाली कोई बात ही नहीं है प्यारे दोस्तों। क्लास को शेयर फटाफट से आप आते ही कर दिया करें और फिर उसके बाद में लगातार आप क्लास को एंजॉय कीजिए। क्लास में से आपको कौन कौन सी चीजें अच्छी लगी हैं, कौन सी चीजें आपके द्वारा पहले से पढ़ी हुई है, उन सभी चीजों पर हम बात करते रहेंगे। तो फटाफट से मुझे आकर के बता दें कि कितने मेरे दोस्त मुझसे जुड़ चुके हैं। अब मैं आप सभी प्यारे दोस्तों का एक बार नाम ले लेता हूं, उसके बाद में अपन क्लास की बात करते हैं, है ना। तो ठीक है, कमलेश चौधरी जी सीकर से गुड इवनिंग नमस्कार करते हैं। अनिशा जी आपको भी गुड इवनिंग नमस्कार करते हैं। हेमंत कुमार जी सैनी गुड इवनिंग सर, नीमका थाना से। सुप्रिया हेमंत जी, कल्याण सिंह जी गुड इवनिंग नमस्कार। कैलाश शर्मा जी गुड इवनिंग नमस्कार। हाँ जी बिल्कुल, आपके कमेंट्स मुझ तक पहुंच रहे हैं कमलेश भाई, मैं आपको देख रहा हूं यहाँ पर। सुमन कुमारी जी गुड इवनिंग नमस्कार करते हैं। राजेश सेवदा जी गुड इवनिंग करते हैं। कमलेश चौधरी बिल्कुल मैंने आपसे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कर लिया है, ठीक है। सुप्रिया चौधरी गुड इवनिंग। अशोक मेघवाल जी जय हिंद सर, जय हिंद। आपको बहुत ही गर्व महसूस होता है जब ऐसा शब्द कोई लिखता है। कल्याण सिंह जी गुड इवनिंग नमस्कार। विजय देवों के देव गुरुदेव को नतमस्तक प्रणाम। अरे भाई ये तो ज्यादा ही कुछ संज्ञा दे दिया आपने हमें। खैर आपका प्यार है तो मैं स्वीकार करता हूं इस चीज को। कैलाश शर्मा जी, कैलाश शर्मा जी एक तो मैं मतलब ठीक समझ, पूरा कमेंट्स करें, पूरा कमेंट करें ताकि मुझे समझ में आए जी। शिव सिंह जी राणावत गुड इवनिंग नमस्कार। पूर्णमल सैनी जी, शिव सिंह जी आज पहली बार आप क्लास ले रहे हैं, चलिए। हाय सर गुड इवनिंग, नीमका थाना से पूर्णमल सैनी। आप सभी प्यारे दोस्तों को मेरी तरफ से नमस्कार है, गुड इवनिंग है। शाम आपको ये शाम बहुत कुछ सिखा करके जाएगी। तो आज का जो हमारा सेशन है बहुत प्यारा सा सेशन है प्यारे दोस्तों। इस सेशन को हम बहुत अच्छे से पढ़ें और यादगार बना दें, क्योंकि आज का जो चैप्टर है हमारा वो बहुत कुछ सिखा करके जाएगा हमें, ठीक है। आप बहुत ही इम्तिनान के साथ, बहुत ही पेशेंस के साथ इस क्लास को देखेंगे आज, और एंड तक क्लास को देखेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें हैं वो याद भी होंगी, समझ में भी आएंगी। और हम देखो, अब ये जो कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनमें कुछ चीजें हमें रटनी पड़ती हैं, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनमें हमें चीजें रटने की आवश्यकता नहीं, समझने की आवश्यकता होती है। तो ये जो वाला जो चैप्टर है हमारा, ये समझने लायक चैप्टर है। और इसमें से कैसे प्रश्न बनते हैं, परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं, उन सभी चीजों की हम चर्चा करेंगे। एक बाई एक एक चीज को लेकर के हम बात करेंगे। आरजे देसी बॉय गुड इवनिंग। आप सभी प्यारे भाई बहनों को मेरी तरफ से शाम की ये क्लास है वो मुबारक हो और सभी को मैं नमस्कार करता हूं। चलिए जी, आज का जो हमारा थंबनेल है उसको गौर से देख लीजिएगा। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और नीचे ये भी देखेंगे कि पार्ट फर्स्ट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब आपने ये तो समझा होगा कि इसके आगे भौतिक प्रदेशों की 1-2 क्लास तो और होनी है। इसका मतलब ये कोई छोटा मोटा मैटर नहीं है, ये बहुत लंबी लेंथ चीजें हैं और इनको हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इनको हम समझेंगे। चलिए क्लास का प्रारंभ कर देते हैं। आप सभी जुड़ चुके हैं, आप सभी जुड़ चुके हैं और आवाज मेरी प्रॉपर आप तक आ रही है, ये मुझे लिख करके बता दो एक बार। राजेश गुजर जी गुड इवनिंग नमस्कार। आरजे देशी वो आप सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार करते हैं। आप एक बार मुझे ये बता दीजिए कि क्या मेरी आवाज आप तक प्रॉपर आ रही है प्यारे दोस्तों, मेरी आवाज आप तक और वीडियो क्वालिटी आप तक पहुंच रही है, ताकि हम क्लास को प्रारंभ कर सकें।
और क्लास को अधिक से अधिक ग्रुप से जो भी आपके मीडिया के जो प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पर शेयर कर दिया करो, ताकि और भी बच्चे इस क्लास को देख सकें। जी फटाफट से मुझे लिख करके बता दो, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बहुत क्लियरली पहुंच रही है? आप सभी को नमस्कार करते हैं। हाँ सर, एकदम सर, हाँ ठीक है, चलिए इतना ही काफी है। तो सुमन कुमारी जी चलते हैं। आरजे देसी बोल जी बिल्कुल आ रही है ना आवाज? ठीक है, अब प्रारंभ करते हैं अपनी क्लास का। मैं बीच बीच में आपके कमेंट्स पढ़ता रहता हूं और आपके कमेंट्स को मैं बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़ता हूं, ठीक है? हाँ जी सुप्रिया जी, चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे दोस्तों। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को लेकर के। अब राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को लेकर के ये क्लास आपको कैसे समझनी है ये मैं आपको सब बताऊंगा। आप केवल अपना दिमाग और अपने नजरों को बोर्ड पर बनाए रखें, ध्यान से देखते चलोगे तो ऐसा कोई भी एक फैक्टर नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आए। धीरे धीरे पढ़ेंगे लेकिन बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से पढ़ें, ठीक है? तो देख लो भैया, अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर मैं बात करूं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की, तो एक बात तो समझ में आती है कि भौतिक का मतलब क्या होता है? फिजिकल। और राजस्थान को फिजिकल आधार पर कितने पार्टों में बांटा जा सकता है या कौन कौन से हिस्सों में इसे डिवाइड किया जा सकता है, भौतिकता के आधार पर कितने भागों में हम राजस्थान को, पूरे राजस्थान को बांट सकते हैं। पहली बात समझने की कोशिश करना प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहली बात हमारे सामने एक बहुत कीमती सी बात आती है कि आपके सामने एक प्रश्न आ गया कि भाई सबसे पहले जो है वो कौन व्यक्ति था जिसने राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने की बात करता था? वो कौन व्यक्ति था जिसने राजस्थान को कुछ भौतिक प्रदेशों में बांटने की बात करता है? तो जरा ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति नाम है वीसी मिश्रा। नाम क्या है? वीसी मिश्रा। और सबसे पहले वीसी मिश्रा नामक व्यक्ति ने या वीसी मिश्रा ने अपनी किताब, अपनी पुस्तक, ये बहुत काम की बात है, जरा ध्यान से सुन लेना प्यारे दोस्तों। वीसी मिश्रा ने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक में ये बात कही। अपनी पुस्तक का क्या नाम है प्यारे दोस्तों? राजस्थान का भूगोल। क्या नाम है पुस्तक का? राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल नामक पुस्तक में सबसे पहले किसने ये बात कही? वीसी मिश्रा साहब ने। राजस्थान का भूगोल याद रखना। सबसे पहले राजस्थान को भौतिकता के आधार पर बांटने की बात करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है दोस्तों? वीसी मिश्रा। इनकी एक पुस्तक आई राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल की इस पुस्तक की इस बात को जयपुर बुक ट्रस्ट द्वारा 1968 में प्रकाशित किया गया। ये बात भी आपको याद रखनी है कि कब प्रकाशित किया गया इस बात को, इस किताब की इस बात को प्रकाशित किया गया जयपुर बुक ट्रस्ट द्वारा। जयपुर बुक ट्रस्ट द्वारा कब प्रकाशित किया गया प्यारे दोस्तों? 1968 में प्रकाशित किया गया। तो आपके सामने सीधी सी बात यह है कि राजस्थान को भौतिकता के आधार पर बांटने के लिए सबसे पहले सुझाव देने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? वीसी मिश्रा। क्या नाम था? वीसी मिश्रा। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, मैं आप सबके कमेंट्स भी देख रहा हूं, लेकिन एक बार आप इस बोर्ड पर अपनी नजर गड़ा लें और समझे इस टॉपिक को। बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे आप। इस बात पर हम बहुत अच्छे से बात करेंगे कि किस प्रकार से पूरे राजस्थान को हमें पढ़ना है। तो देखो, वीसी मिश्रा ने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक में चर्चा की, लेकिन इस पुस्तक को या इस पुस्तक में लिखी गई बात को सबसे पहले प्रकाशित किया। किसने प्रकाशित किया प्यारे दोस्तों? जयपुर बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित किया गया। और कब प्रकाशित किया गया? 1968 में प्रकाशित किया गया। 1968 में प्रकाशित किया गया। तो ये बात आप सभी प्यारे दोस्तों को समझ में आ गई होगी। ये बात आप सभी प्यारे दोस्तों को समझ में आ गई होगी। चलिए अब अगली बात पर चलते हैं। अगली बात क्या है?
अगली बात आपसे क्या पूछी जा सकती है प्यारे दोस्तों, देखना पूरा का पूरा जो राजस्थान है हमारा, पूरा राजस्थान है, इसका आपको भौतिक स्वरूप आपको नजर आना चाहिए कि आखिर राजस्थान दिखता कैसा है। तो इस प्रकार से भी आप राजस्थान के इस पार्ट को आप जान सकते हैं प्यारे दोस्तों, राजस्थान के भाग को आप जान सकते हैं कि पूरा का पूरा पार्ट राजस्थान का कैसा दिखाई देता है। ये देखना राजस्थान कुछ इसी प्रकार से आपको दिखाई देता है दोस्तों, राजस्थान कुछ इसी प्रकार से दिखाई देता है। अब इस राजस्थान में आपको ये पता करना है कि राजस्थान का विस्तार उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम कितने कितने अक्षांश और देशांतरों के बीच में है, और फिर उस पूरे पार्ट को कितने भागों में बांटा जा चुका है, ये पढ़ने की जरूरत है। तो देखना आप सभी प्यारे दोस्त ये बात तो जानते ही हैं, ये बात तो प्यारे दोस्तों जानते ही हैं कि राजस्थान के नीचे वाला जो अक्षांश है वो कितने डिग्री पर स्थित है, 23 डिग्री और 3 मिनट पर स्थित है। 23 डिग्री और 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। क्या ये बात आप सब जानते हैं? आप मुझे ये बताओ ये कौन से अक्षांश पर स्थित है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये क्लियर है आप सभी बंधुओं को? ये बात क्लियर है आप सभी बंधुओं को? ठीक है जी। पूजा जी गुड इवनिंग। हाँ जी, अगर मैं बात करूं राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार को लेकर के, तो यहां ऊपर वाला जो बिंदु है राजस्थान का वो है आपका 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो प्रश्न देखना यहां से भी कई बार पूछे जा सकते हैं अक्षांशीय विस्तार को, ये भौतिकता के आधार पर अक्षांशीय विस्तार कहां से लेकर के कहां तक है। तो पहली बात तो ये याद रखना है आपको कि ये कितने भागों में बटा हुआ है। देखना अलग अलग अक्षांश पर कौन कौन से जिला मुख्यालय, यहां से प्रश्न आ जाता है कई बार। तो पहले तो ये ध्यान रखना है कि कितने अक्षांशों में इसका विस्तार है राजस्थान का। तो आप बताओ कितने अक्षांशों में विस्तार है? 7 डिग्री और 9 मिनट, 7 डिग्री और 9 मिनट अक्षांशों में इसका विस्तार है। दक्षिणी बिंदु 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। और उत्तरी बिंदु राजस्थान का, उत्तरी बिंदु कोणागांव गंगानगर में, ये कितने डिग्री कितने मिनट पर है? 30 डिग्री और 12 मिनट पर स्थित है। ठीक, अब इसको समझने का प्रयास करना, बहुत ही ध्यान लगा करके समझना प्यारे बंधु। इस बात को बहुत अच्छे से आपको दिमाग में रखनी है कि 23 से ऊपर एक रेखा आती है 24, कितने 24 डिग्री, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो पूछा जाएगा आपसे सवाल, क्या पूछा जाएगा जरा ध्यान से सुनते जाना तो आप कर पाओगे, सवाल का जवाब दे पाओगे। ध्यान से सुनना प्यारे दोस्तों कि 24 डिग्री अक्षांश रेखा राजस्थान के कौन से जिला मुख्यालयों से होकर गुजरती है? 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा राजस्थान के कौन कौन से जिला मुख्यालयों से होकर गुजरती है? तो इसका उत्तर आपके सामने होगा। एक तो डूंगरपुर, डूंगरपुर से होकर गुजरती है, ये बहुत प्यारा प्रश्न है। और अगर आपको पूछे, अगर आपको पूछ ले कि डूंगरपुर के अलावा किससे होकर गुजरती है, तो कहना बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। तो एक प्रश्न आपका क्लियर हो गया। अनीसा मीणा जी, बोरकुंड बांसवाड़ा से कौन सा, बोरकुंड बांसवाड़ा से तो हाँ, बोरकुंड बांसवाड़ा से अनीसा जी 23 डिग्री और 3 मिनट अक्षांश गुजरता है। बोरकुंड बांसवाड़ा जो राजस्थान का अंतिम दक्षिणी बिंदु है, जो राजस्थान का अंतिम दक्षिणी बिंदु है। 24 डिग्री सही है क्या सर? मैं यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं मेरे दोस्त कल्याण सिंह, जरा समझने का प्रयास करना। मैं कह रहा हूं कि 23 डिग्री इसके नीचे और 24 डिग्री इसके ऊपर है। तो सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान से होकर गुजरने वाली 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कौन कौन से जिले स्थित है? तो आपको कहना है एक तो डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा। सर हमने तो ये देखा था कि कर्क रेखा पर डूंगरपुर बांसवाड़ा है, तो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी मेरे दोस्त डूंगरपुर और बांसवाड़ा से ही होकर गुजरती है। ठीक है, ये बात याद रखना। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, बहुत सरल तरीके से हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैं हर एक अक्षांश की बात कर लेता हूं। मैं जब तक
30 डिग्री अक्षांश नहीं आता तब तक मैं बात कर लेता हूं प्यारे दोस्तों। चलिए आगे हम बात करते हैं। और आगे अगर मैं एक अक्षांश रेखा और खींच दूं, कितने डिग्री पे, ये 25 डिग्री पे खींच दी मैंने प्यारे दोस्तों। कितने डिग्री पे? 25 डिग्री पे। ये तो 24 डिग्री पे थी नीचे, और अब मैं 25 डिग्री पे एक अक्षांश रेखा खींच रहा हूं। तो आपके सामने आ गया कि 25 डिग्री पे कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन से जिले आते हैं 25 डिग्री अक्षांश पर। तो याद रखना, यहां पर आपका आता है एक जिला चित्तौड़गढ़, यहां पर 12 जिला, यहां पर कौन सा जिला? 12 जिला। ओके सर। हाँ, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो पूछ सकता है बच्चों, बिल्कुल कोई भी प्रश्न हो आपका पूछ सकता है मुझसे। मेरे पास में आपके कमेंट आ रहे हैं बच्चों, मैं देख पा रहा हूं आपको, ध्यान से देखते जा रहा हूं आपके प्रश्नों को। तो आप तो मुझे फटाफट बताएं क्या ये चीजें समझ में आ रही है आपको। आज से पहले आपने पता नहीं ये अक्षांश विस्तार पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन अब याद रखना है आपको कि राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र से होकर के कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। ये अलग अलग आपको टाइप करना है या स्क्रीनशॉट ले लेना लास्ट में, ठीक है। तो ध्यान दें यहां पर है आपका एक जिला है, यहां पर ध्यान देना, मैं देख रहा हूं आपके कमेंट, बिल्कुल। यहां पर एक जिला आपका सिरोही, कौन सा जिला है? सिरोही। तो सबसे पहले लिखेंगे सिरोही से होकर गुजरती है, बिल्कुल सिरोही। फिर कहना राजसमंद से होकर गुजरती है 24 डिग्री। फिर कहना चित्तौड़, आपका कौन कहना प्यारे दोस्तों? चित्तौड़ से होकर भी गुजरती है। फिर कहना कोटा, क्या? कोटा, और कोटा के बाद में 12। तो आपको याद रखना है, यहां पर देखना मैं जिला मुख्यालय इंगित कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा प्यारे दोस्तों कि यहां पर तो है आपका सिरोही, और यहां पर है आपका राजसमंद। ध्यान से देखते जाना, राजसमंद के आगे है आपका यहां पर चित्तौड़, यहां पर है कोटा, और यहां पर है लास्ट में 12। क्लियर है? तो कितने जिला मुख्यालय 24 डिग्री अक्षांश पर कितने जिला मुख्यालय स्थित है ये बताना है। 25 डिग्री अक्षांश पर कितने जिला मुख्यालय स्थित है ये बताना है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। हाँ जी पूजा जी, बिल्कुल। हाँ जी आरजे देसी बॉय, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। क्लास चल रही है, बहुत प्यारी सी क्लास चल रही है, इसको समझने का प्रयास करते रहे प्यारे दोस्तों। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? फटाफट क्लास को शेयर करो। आज बच्चे कम हैं और क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, और बच्चे कम है आज, इसको थोड़ा सा शेयर कर दें आप, क्लास को थोड़ा ज्यादा शेयर कर दें ताकि सब तक बात पहुंच जाए। चलिए अगर मैं बात करूं आगे, तो हमें बात कर रहे हैं बच्चों, यहां पर बात कर रहे हैं, देखना ये आपकी 26 डिग्री, ये आपकी 26 डिग्री अक्षांश है। कितने डिग्री अक्षांश है? 26 डिग्री अक्षांश है। तो आपके सामने एक प्रश्न आया कि 26 डिग्री अक्षांश पर राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यालय स्थित है। तो याद रखना यहाँ पर एकमात्र जिला मुख्यालय, और नाम है सवाई माधोपुर। क्या नाम है? सवाई माधोपुर, ये याद रखना, सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय यहाँ पर है। और अगर आपके सामने आ जाए 27 डिग्री अक्षांश, कितना डिग्री अक्षांश दोस्तों? 27 डिग्री अक्षांश। इससे संबंधित प्रश्न पूछेगा एग्जामिनर, इससे संबंधित प्रश्न पूछेगा कि राजस्थान का मध्य अक्षांश कौन सा है। राजस्थान का मध्य अक्षांश कौन सा है? जितने भी भाई देख रहे हैं एक बार क्लास को शेयर कर दें, क्लास को लाइक करने में तो कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी, और क्लास को समझने का प्रयास करें। बहुत काम की बातें यहाँ पर हो रही हैं। देखो पहले तो हमें यही नहीं आता था कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। लेकिन अब इसके साथ हमें क्या भी याद करना है, हमें एक एक अक्षांश पर स्थित जिला मुख्यालयों के नाम याद करने हैं। अगर आपने राजस्थान के मैप को पढ़ा है, अच्छे से देखा है, तो आपको समझ में आ जाएगा, बखूबी समझ में आ जाएगा कि कौन सा अक्षांश कहां से होकर गुजर रहा होगा। अब सीधा सवाल आपके सामने आता है कि राजस्थान के बीच से होकर कौन सा अक्षांश गुजरता है।
राजस्थान के मध्य से होकर कौन सा अक्षांश गुजर रहा है? तो आप कहना राजस्थान के मध्य से होकर 27 डिग्री अक्षांश गुजरता है, पहली बात। और फिर अगली बात कि राजस्थान के मध्य अक्षांश पर कौन कौन से जिला मुख्यालय हैं? राजस्थान के मध्य अक्षांश पर कौन कौन से जिला मुख्यालय हैं? प्यारे दोस्तों याद रखना, अगर मैं 27 डिग्री की बात करूं तो यहां पर जैसलमेर है, सभी जानते हैं। यहां पर जैसलमेर के साथ में यहां पर आपका जयपुर मुख्यालय है और यहां पर आपका दौसा मुख्यालय है। अब देखो इस पर कितने जिले हैं? इस पर कितने जिले हैं बोलो? इस पर 3 जिले हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है आपका जैसलमेर। कौन है प्यारे दोस्त? जैसलमेर के साथ में जयपुर ये इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाती है कि राजस्थान के सबसे बड़े जिले और राजस्थान की राजधानी से होकर गुजरती है। ये राजस्थान के सबसे बड़े जिले जैसलमेर और राजस्थान की राजधानी जयपुर से होकर गुजरने वाली अक्षांश है। तो इसको भी ध्यान में रखना, आपने नहीं पढ़ा होगा अब तक, तो अब पढ़ना इस बात को। एक जिला जो है उसका नाम है दौसा। तो राजस्थान के कितने जिला मुख्यालयों से होकर कौन सी रेखा गुजरती है प्यारे दोस्तों? 27 डिग्री अक्षांश या 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक, बिल्कुल याद रहेगा आपको। अब बात कर लेते हैं फटाफट अगली बात, और ये है आपके सामने, ये देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, आपके सामने अगर प्रश्न आ जाए, क्या प्रश्न आ जाए कि 28 डिग्री, कितने डिग्री? 28 डिग्री, हर अक्षांश की बात कर रहे हैं हम, पूरे राजस्थान को खोल करके रख देंगे, पूरे राजस्थान को पढ़ लेंगे, बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, पूरे राजस्थान को बहुत बारीकी से पढ़ना है। 28 डिग्री पर कौन कौन से जिला मुख्यालय है? तो इधर तो है प्यारे दोस्त, यहाँ पर तो है बीकानेर, और यहाँ पर एक जिला मुख्यालय आता है झुंझुनू। कौन सा जिला मुख्यालय? झुंझुनू। इधर तो बीकानेर और इधर झुंझुनू आता है। तो ये आपको याद रखना है कि 28 डिग्री अक्षांश पर बीकानेर और झुंझुनू जिला स्थित है। 28 डिग्री कितने अक्षांश पर? 28 डिग्री पर, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं प्यारे दोस्तों, 28 डिग्री पर एक तो कौन है? बीकानेर है प्यारे मित्र, बीकानेर। और बीकानेर के अलावा आपका शेखावाटी का सिरमौर जिला, कौन सा? झुंझुनू। शेखावाटी का सिरमौर जिला कौन सा प्यारे दोस्त? झुंझुनू। ये यहां पर अवस्थित है, ठीक है। फिर 29 डिग्री जो अक्षांश है, 29 डिग्री अक्षांश है, इस पर कोई भी जिला मुख्यालय स्थित नहीं है। और फिर ऊपर ही ऊपर आ गया है आपका 30 डिग्री अक्षांश। तो 30 डिग्री अक्षांश पर कौन है? गंगानगर और हनुमानगढ़ आप कह सकते हैं, या गंगानगर कह सकते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गई है अक्षांश वाली बात, आप सबको क्लियर हो गई। देखना एक एक अक्षांश की हमने बात कर ली प्यारे दोस्तों। यहां पर अगर मैं लिख दूं ये 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, इसके ऊपर है 24 डिग्री, और 24 डिग्री के साथ में अगर आप ये भी लिखते हैं 23 डिग्री 23.5 डिग्री, मतलब कर्क रेखा। मतलब कौन सी रेखा? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, सभी जानते हैं। और कर्क रेखा से थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो वो भी डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर ही गुजरती है, ठीक है ये बात। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में 26 किलोमीटर है। कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में 26 किलोमीटर है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी बच्चे, एक बार इस बात का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको क्लियर हो जाए ये चीज। और इसको पढ़ने की कोशिश करना, बहुत ढंग से पढ़ने की कोशिश करना प्यारे मित्रों, क्योंकि ये चीजें बहुत सारी पुस्तकों में नहीं मिलती हैं, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। चलिए कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। ये बातें आपको समझ में आई है? यस और नो लिख करके बताओ। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आई है तो मैं दोबारा इस बात पर बात करूं, फटाफट से बताओ। बिमला गुजर नमस्कार, नमस्कार बिमला।
चलो बताओ जी। सॉरी सर, मैं कोई बात नहीं अनिशा जी, पिताजी को दिखाओ पहले, ये जरूरी है। पिताजी को दिखाओ एक बार, ये जरूरी है। अनिशा जी कह रही है सर मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी, पिताजी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। कोई बात नहीं, इस पर जल्दी ठीक कर देंगे उनको। आप दिखाओ उनको, पहले दिखाना जरूरी है। तो बिमला गुजर जी यस सर, ओके। आप सभी प्यारे दोस्त जवाब दें, क्या ये बातें आपको समझ में आ गई हैं? राजेश सेवदार बताओ जी। कल्याण सिंह रिपीट करो सर एक बार, ओके फटाफट से रिपीट कर रहा हूं मैं। कल्याण सिंह ध्यान देना बच्चा। देखो मैं कह रहा हूं कि राजस्थान का जो अक्षांश से विस्तार है ये तो आप जानते ही हैं, 7 डिग्री और 9 मिनट तक है। यानी 7 डिग्री और 9 मिनट का मतलब ये हुआ कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट तक है। इसका मतलब इन दोनों के मध्य जो अंतर है वो कितना है? 7 डिग्री और 9 मिनट का अंतर है। ये तो क्लियर है। अब ये 7 डिग्री और 9 मिनट के बीच में जो मुख्य मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो 23 डिग्री की तो बात हो ही गई। अब 23 डिग्री के ऊपर कौन सी है? 24 डिग्री। तो हमें प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं? अंदर की बात करें तो प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं कि 24 डिग्री अक्षांश पर कौन कौन सा जिला मुख्यालय है? तो आपको उत्तर देना है डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने आ जाए कि 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, या फिर प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि इस जिले का यह जिला कौन से अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, प्रश्न को कैसे भी पूछा जा सकता है, तो देखने की कोशिश करना प्यारे मित्रों। यहां पर 25 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो आपकी सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा और 12 जिला मुख्यालयों से होकर गुजरती है। अगर मैं 26 डिग्री अक्षांश की बात करूं तो केवल एक जिला मुख्यालय से होकर गुजरती है। नाम क्या है? हाँ जी श्रवण जी, रोलान जी गुड इवनिंग करते हैं। नाम क्या है उसका? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर कितने डिग्री पर है? 26 डिग्री पर। अब 27 डिग्री सबसे इंपॉर्टेंट है। 27 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश रेखा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो इससे संबंधित ये महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान के मध्य से होकर गुजरती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके ऊपर राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर और राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण बन जाती है। और ध्यान रखना इन दोनों के अलावा भी एक जिला और है यहाँ पर, उसका नाम है दौसा जिला। कौन सा जिला? दौसा जिला। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और 28 डिग्री की यदि हम बात करें, 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश की, तो यहाँ पर तो बीकानेर है प्यारे बंधुओं, और यहाँ पर झुंझुनू आपका स्थित है। 29 डिग्री पर कोई भी जिला मुख्यालय नहीं है, जिले से होकर जरूर गुजरती है लेकिन जिला मुख्यालय नहीं है। और 30 डिग्री पर फिर आपका आई जाता है अंतिम बिंदु, कौन सा? कोणागांव गंगानगर। कोणागांव गंगानगर, बिल्कुल प्यारे दोस्त। ठीक है, अब समझ में आ गई है? हाँ जी, अब समझ में आ गई है बात। कल्याण सिंह बेटा यस, आगे बढ़े, फटाफट बताओ। और जितने भी मेरे दोस्त क्लास को देख रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो क्लास को आगे बढ़ाएं। हाँ जी, दिगंबर सिंह जी गुड इवनिंग, नमस्कार आपको भैया। जाट सरकार बुखार हो रही है बेटा, थोड़ी तबीयत को दिखाओ, तबीयत का ध्यान रखो। रवि टॉक 27 डिग्री, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे, और आगे बढ़कर के बहुत महत्वपूर्ण बातों पर चलते हैं। तो देखना, आपको पूछा जा सकता है कि अगर राजस्थान का साहित्यिक आधार पर विभाजन पूछे कोई, किसके आधार पर? साहित्यिक आधार पर, तो कहना कि राजस्थान को साहित्यिक आधार पर 3 भागों में, कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। साहित्यिक आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। मतलब आप समझने की कोशिश करना प्यारे दोस्तों, राजस्थान की जो पूरा का पूरा राजस्थान है
उसको साहित्य में कितने पार्ट में बांटा गया। यानी जो राजस्थान से संबंधित साहित्य है, किताबें हैं, लेख है, उन लेखों में राजस्थान को कितने नामों से पुकारा गया है। तो 3 नाम बताए गए यहाँ पर कि साहित्यक आधार पर राजस्थान को, पूरे राजस्थान को कितने पार्ट में बांटा गया, 3 पार्ट में बांटा गया जी। कितने पार्ट में प्यारे दोस्त, 3 पार्ट में बांटा गया। और जो 3 पार्ट है वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं ये भी देख लेना जरा कि 3 पार्ट कौन कौन से हैं वो। तो यहाँ पर पहला पार्ट जो है उसका नाम है मरु प्रदेश। पहला पार्ट है वो क्या नाम है, मरु प्रदेश। और कल हमने इस पर चर्चा भी की थी कि मरु प्रदेश राजस्थान का कौन सा हिस्सा है। और अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करूं, दूसरे भाग की बात करूं, तो वो है माय डियर मेरू प्रदेश। कौन सा है, मेरू प्रदेश। तो ये बात भी याद रखना। अगर मैं बात करूं 3 नंबर की, तो 3 नंबर में है आपका मालव प्रदेश। इन सभी शब्दों की हम चर्चा भी कर चुके हैं, इन सभी शब्दों की हम चर्चा भी कर चुके हैं। तो अब बताओ कि साहित्य के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा जा सकता है। 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में। नाम बोलो जी, नाम आपके सामने है। एक तो है मरु प्रदेश, एक है मेरू प्रदेश, एक है मालव प्रदेश। इनके आगे मैं थोड़ी थोड़ी डिटेल आपको दे देता हूं। अब ये जो मरु प्रदेश है, जो वर्तमान में आपका जोधपुर संभाग वाला क्षेत्र आता है प्यारे दोस्तों, जोधपुर संभाग वाला क्षेत्र आता है। आप जोधपुर संभाग कहकर के आप यूं भी कह सकते हैं कि जो राजस्थान का अरावली से पश्चिम का भाग है वो मरु प्रदेश आता है, उसको मरु प्रदेश कहा गया साहित्य में। और जो अरावली का क्षेत्र है, अरावली पर्वत श्रृंखला वाला भाग है, उसको प्यारे दोस्त क्या कहा गया है, उसको मेरू प्रदेश कहा गया है। तो अरावली प्रदेश के लिए मेरू शब्द काम में लिया गया है साहित्य में। और अगर मैं पठारी प्रदेश की बात कर लूं, अरावली के पूर्वी भाग की बात कर लूं या दक्षिणी पूर्वी भाग की बात कर लूं, अरावली के दक्षिणी पूर्वी भाग की बात करें तो उसे फिर मालव प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो आप कहना कि अरावली के दक्षिणी पूर्वी प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है, मालव प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्स बनाते रहें। बहुत ही पेशेंस के साथ आपको क्लासें लेनी है आगे की। मैं आपको जिम्मेदारी देता हूं इस चीज की कि अगर आप ये क्लासें लेकर के फिर आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे और राजस्थान के ज्योग्राफी से संबंधित कोई सवाल होगा तो वो आपकी हद से बाहर नहीं होगा, वो आपकी हद से बाहर नहीं आएगा। फटाफट से बताएं मुझे। अब पूरे के पूरे राजस्थान को हम साहित्य के आधार पर बांट चुके हैं। एक तो मरु प्रदेश है, एक मेरू प्रदेश है, एक मरु प्रदेश है, एक मेरू प्रदेश है और एक कौन सा प्रदेश है, मालव प्रदेश है। ये बात कितने बच्चे समझ गए बताओ। और अगर इसके लिए आरजे देसी बॉय भी एक बात कह रहे हैं, बहुत काम की बात कह रहे हैं, यहां पर और समझने की जरूरत है प्यारे दोस्तों। अगर मैं यहां पर ये लिख दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मरु प्रदेश तो है, वो मरुस्थली क्षेत्र है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है, मरुस्थली भाग है या मरुस्थलीय प्रदेश है। जो मेरू प्रदेश है वो पर्वतीय प्रदेश है। वो कौन सा प्रदेश है, पर्वतीय प्रदेश है। अरावली पर्वतीय प्रदेश ही तो है, वो अरावली पर्वतीय प्रदेश है। और जो मालव प्रदेश है वो प्यारे दोस्तों पठारी प्रदेश है या पठारी भाग है, पठारी प्रदेश या फिर पठारी भाग है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। मरु प्रदेश मरुस्थलीय भाग को कहा जाता है। मरु प्रदेश कौन से भाग को कहा जाता है, मरु प्रदेश मरुस्थलीय प्रदेश को कहा जाता है। मेरू राजस्थान के पर्वतीय प्रदेश को कहा जाता है जिसके अंतर्गत अरावली आती है। और जो मालव प्रदेश है वो पठारी भाग को कहा जाता है। तो ये बात बताओ मुझे कि ये बात आपको समझ में आ गई। फिर आगे बढ़े, चलिए यस लिख करके बोलो, यस लिख करके बताओ। जी सर नमस्कार, हाँ जी बिमला समझ में आई आपको, गुड। राजेश सेवगा, हाँ सर आगे चलो, चलो आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं।
बिल्कुल, आप क्लास को जरूर शेयर कर दिया करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस क्लास का लाभ ले सकें। चलिए खैर, अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों। यह सुमन कुमारी जी यस कह रही हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। ओके, राजेश कुमार पचार, बिल्कुल ठीक है बेटा, मैं आपको देख रहा हूं और आपके कमेंट्स भी बहुत अच्छे से, ध्यानपूर्वक मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं। राजेश गुजर जी यस, ओके, हाँ जी, दिगंबर सिंह, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। तो पूरे राजस्थान को हमने साहित्य के आधार पर 3 भागों में बांट लिया। और यदि मैं आगे की बात करूं तो कहा जाता है, या आपके सामने प्रश्न आएगा कि राजस्थान को उच्चावच के आधार पर, किसके आधार पर? उच्चावच के आधार पर 4 भागों में बांटा जा सकता है। 4 भागों में बांटा जा सकता है। ये भी याद रखने वाली बात है, बांटा जा सकता है, ये याद रखने लायक बात है कि उच्चावच के आधार पर 4 भागों में और साहित्यिक आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। अब ये उच्चावच क्या होते हैं? उच्चावच ऊंच नीच के आधार पर, समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर, नीचाई के आधार पर और भौतिकता के आधार पर, जो स्थल की बनावट है, जो क्षेत्र की बनावट है, उस आधार पर हम इस राजस्थान को, पूरे राजस्थान को कितने पार्ट में बांट लेते हैं बंधुओं? 4 भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में बांट लेते हैं? 4 भागों में बांट लेते हैं। शाबाश। अब देखना आगे की यदि हम बात करें तो इसमें कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे, देखना, बहुत गौर से और ध्यान से देखने की आवश्यकता है। अगर मैं यहाँ पर राजस्थान बना दूं, मैं दोस्तों यहाँ पर अगर क्या बना दूं, राजस्थान बना दूं, तो ध्यान से देखने की जरूरत है कि राजस्थान आखिर कैसे कैसे बटा हुआ है, कुछ पार्ट में कैसे बटा हुआ है राजस्थान, उस चीज की बात हम करेंगे। कि राजस्थान आखिर कैसे बटा हुआ है। तो देखना प्यारे दोस्तों, ये पूरा का पूरा राजस्थान है। ये पूरा का पूरा राजस्थान आपको किस प्रकार से बटा हुआ नजर आता है और क्या क्या उस क्षेत्र, उन भौतिक प्रदेशों के नाम है, उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले कितने पार्ट करने हैं हमें? 4 पार्ट करने हैं। तो पूरे राजस्थान में मैं 3 रेखाएं बना देता हूं, जिससे राजस्थान 4 भागों में बट जाएगा। जिससे राजस्थान कितने भागों में बढ़ जाएगा? 4 भागों में बढ़ जाएगा। तो अब देखो, अब यदि मैं बात करूं कि वो 3 भाग कौन कौन से हैं, 4 भाग कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो भाग है, ये तो दोस्तों अलग भाग है। और यदि मैं बात करूं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है, वो अलग नाम से जाना जाता है। और ये वाला भाग प्यारे दोस्तों अलग नाम से जाना जाता है। अब देखो, पूरे राजस्थान को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया? ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। पूरा का पूरा राजस्थान 4 भागों में बांट लिया हमने। पूरा राजस्थान हमने कितने भागों में बांट लिया? 4 भागों में बांट लिया है। और अब इस पूरे राजस्थान को हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले। तो देखो, इनके नाम क्या क्या है, देखना। पहला जो पार्ट है प्यारे दोस्त, उसका नाम है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पहला भाग है, उसका क्या नाम दिया मैंने? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कारण मैं बता दूंगा आपको कि क्यों मैंने इसे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कहा है। ठीक है, समझ में आ रही है? अगर मैं दूसरे भाग की बात करूं, तो दूसरा भाग जो है उसका नाम मैंने दिया मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। क्या नाम दिया दोस्त? मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, सेकंड नंबर पर मैंने क्या नाम दिया? मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। और फिर
और फिर मैं तीसरे भाग का नाम दूंगा। तो यहां पर देखना, जो तीसरा हमारा पार्ट है उसका नाम है पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा प्रदेश? पूर्वी मैदानी प्रदेश। और लास्ट जो और अंतिम है उसका नाम दूंगा मैं प्यारे दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा प्रदेश? पठारी प्रदेश। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाली बात है, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे किस किस नाम से पुकारा जाता है। अब इसके हमने 4 पार्ट डिवाइड कर दिए। पूरे राजस्थान को हमने कितने भागों में बांट दिया है? 4 भागों में बांट दिया है। और नाम भी मैंने दे दिए हैं, नाम आप देख ही रहे होंगे। क्या क्या नाम दिया है? सबसे पहले उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बाद में मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, उसके बाद में पूर्वी मैदानी भाग, और उसके बाद में दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। बिल्कुल बिल्कुल बिमला, आपने ठीक जवाब दिया है, आपने एकदम सही जवाब दिया है, बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। तो अब बताओ मुझे कि ये बात यहां तक समझ में आई कि आपको कि कितने पार्ट में हमने डिवाइड किया है, इसे ये बात समझ में आई है? बिल्कुल। आप सभी प्यारे, मोनू शर्मा नमस्ते नमस्ते नमस्कार करते हैं मोनू। चलिए तो बताएं मुझे प्यारे मित्रों, बताएं मुझे क्या आपको ये चीजें समझ में आई है? बहुत अच्छे से समझ में आ रही है? हाँ जी, चलिए आगे बढ़े। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी सभी मित्रों को। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम इनकी बात करेंगे। तो देखना, जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसका नाम हमने इसलिए उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश दिया क्योंकि ये कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में विस्तृत है? उत्तर से और पश्चिम दिशा में विस्तृत है। इस दिशा में इसका विस्तार है प्यारे दोस्तों, इस दिशा में इसका विस्तार होने के कारण ही हमने इसको क्या कहा है? उत्तरी पश्चिमी। और यहाँ पर जो रेत है, यहाँ पर जो मृदा संरचना है, मिट्टी की संरचना है, वो मरुस्थलीय होने के कारण ही हमने इसे क्या कह दिया? ये मरुस्थलीय प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? मरुस्थलीय प्रदेश है। तो यहां तक क्लियर है? अगर मैं बात करूं मध्य की, तो ये बीच में होने के कारण हमने इसको मध्यवर्ती कहा। और क्योंकि ये अरावली की पहाड़ियों वाला क्षेत्र है, क्योंकि ये अरावली की पहाड़ियों वाला क्षेत्र है, इसलिए हमने इसके साथ में क्या जोड़ दिया प्यारे दोस्त? अरावली मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। इसके साथ में क्या नाम जोड़ा हमने? मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो बताओ कितने बंदों को समझ में आई है, कितने दोस्तों को समझ में आई ये बात? ये दोनों बातें आप समझ गए होंगे कि ये जो भाग है ये उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है। जो मध्य में पार्ट है, बीच में है ना, ये अरावली बीच में है ना राजस्थान के लगभग, तो इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। और फिर ये पूर्व दिशा में स्थित होने के कारण प्यारे दोस्तों, ये पूर्व दिशा में स्थित होने के कारण, कौन पूर्व दिशा में स्थित होने के कारण? ये आपका पूर्व दिशा में स्थित होने के कारण ये भौतिक प्रदेश कौन सी दिशा में स्थित है? पूर्व दिशा में स्थित होने के कारण इसका नाम क्या रखा हमने? इसका नाम रखा पूर्वी मैदानी भाग। नदियों द्वारा यहाँ पर मैदानों का निर्माण हुआ, तो इसलिए इसका नाम हमने पूर्वी मैदानी भाग रखा। और अगर मैं लास्ट में और अंतिम रूप से बात करूं, यहाँ पर मैं बात करूं प्यारे दोस्त, तो ये वाला जो भाग है ये दक्षिण में भी है, ये कहाँ भी है? दक्षिण में भी है, और कहां पर भी है? ये पूर्व में भी है। दक्षिण और पूर्व में विस्तृत होने के कारण इस भाग को मैंने क्या नाम दिया? इस भाग के लिए मैंने कहा पठारी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। बताओ समझ में आई कि नहीं आई ये बात? मोनू शर्मा कह रही है सर करंट जीके के क्वेश्चन भी लेके आओ।
मोनू ऐसा है कि करंट जीके के क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे, लेकिन आपकी जैसे ही एग्जाम होगी तो उससे पहले मैं आपको लंबी लंबी क्लासें 2 4 5 10 क्लासें दे करके और करंट जीके 2 3 4 5 महीने का या लास्ट 6 मंथ का करंट जीके करवा दूंगा। तो उसमें आप घबराए नहीं। करंट जीके में बहुत सारी चीजें समझने लायक नहीं होती हैं। करंट जीके केवल आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपका ठीक हो जाएगा करंट जीके। कुछ चीजें हैं जिनको समझने की जरूरत होती है ना। तो मोनू आपके लिए करंट जीके की क्लास लेकर के आएंगे, बेफिक्र रहे आप। ठीक, चलिए आप सभी के लिए करंट जीके की क्लास भी प्रोवाइड करवा देंगे। यहां तक की बात समझ में आई क्या, ये बताएं आप सभी। थंबनेल लिख करके मुझे या फिर मेरी तरफ थंब करें कि हाँ सर, जार सरकार समझ में आ गई। गुड। चलिए अब हम इस पूरे के पूरे प्रकरण को एक बार एक लिस्ट में शामिल कर लेते हैं। पूरे प्रकरण को एक लिस्ट में समाहित कर लेते हैं तो आपको समझने की आवश्यकता है मेरे दोस्तों। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये बात तो आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो हमने अलग अलग नाम दे दिया और हम 4 पार्ट में अलग अलग नामों को इनकी छोटी छोटी डिटेल 4 पार्टों में वैसे देखते हैं, फिर इनको डिटेल करेंगे। जो मोटे प्रश्न है इनके मोटे प्रश्नों पर तो सबसे पहले हम गौर कर लेते हैं और उसके बाद में इनके अंदर की बातें हैं, जो राज की बातें हैं ना, वो हम धीरे धीरे एक एक करके और परत उथलते जाएंगे और समझ में आएगा। तो चले सबसे पहले हम बात करते हैं जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है प्यारे दोस्तों? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसकी बात करते हैं। तो ध्यान देना, इधर बोर्ड की तरफ आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। एक हमने नाम लिखा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक। दूसरा नाम मैंने यहां पर लिख रहा हूं अरावली प्रदेश, ठीक। और फिर तीसरा नाम लिख रहा हूं पूर्वी मैदानी प्रदेश, ठीक। और यहां पर लिख रहा हूं लास्ट और अंतिम पठारी प्रदेश। कौन सा प्रदेश? पठारी प्रदेश। तो अब इनको हम डिटेल करते हैं। इनसे संबंधित हमें 4-5 बातें तो पता होनी चाहिए प्यारे दोस्तों। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, यहां पर कुछ चीजें मैं मेंशन कर रहा हूं आपके लिए, तो आपको क्लियरली इनके बारे में पता होना ही चाहिए। ये सीधी सी बात है और इनके बारे में आप जानकारी हासिल रखेंगे तो पहली दफा आपका मोटा मोटा प्रश्न क्लियर हो जाएगा। मोटे मोटे प्रश्न तो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। अब कैसे कैसे प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे बताना कि आपको ये चीज समझ में आ रही है कि मैं इनको एक बार रैंडमली आपके सामने चारों को एक साथ बताने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान देना क्या क्या मोटी बातें हैं। सबसे पहले तो प्यारे दोस्त आपके सामने ये प्रश्न आएगा कि क्षेत्रफल कितना कितना आता है। मतलब ये हुआ कि कौन से भौतिक प्रदेश का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है पूरे राजस्थान के भौतिक प्रदेश का, या पूरे राजस्थान के भूगोल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पश्चिमी मरुस्थलीय भाग के अंतर्गत आता है, कितना प्रतिशत भाग अरावली के अंतर्गत आता है और कितना % हिस्सा किसके अंतर्गत आता है? पूर्वी मैदानी भागों के अंतर्गत। तो जरा ध्यान से देखना प्यारे दोस्तों, मैं अगर बात करूं उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की तो 61.11% किसके अंतर्गत आता है? 61.11% किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? 61.11% क्षेत्रफल मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो आपके सामने कई बार सही और गलत वाला प्रश्न भी आता है। आरजे देसी बोल गुलाब भेज रहे हैं, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है, जो आपको जिसमें पूछा जा सकता है कि राजस्थान के आधे से अधिक भाग पर कौन से भौतिक प्रदेश का विस्तार है। तो ये एक ही तो बात है। आधा का मतलब तो क्या हुआ? 50%, और ये तो 50% से भी ज्यादा है। इसका मतलब आधे से भी ज्यादा भाग पर विस्तृत है। बताओ है कि नहीं है?
गुड इवनिंग आप सभी को। हाँ जी दिगंबर सिंह जी, मैंने आपको नमस्कार कर लिया है। तो ये याद रखेंगे पहले दोस्तों, आपको क्या ये बात याद रहेगी कि पूरे राजस्थान के 61.11 इसमें 61.11% भी कह सकते हैं, 61.11% भाग पर पूरे राजस्थान के किसका विस्तार है? मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार है। क्लियर है? तो चले, अरावली के अंतर्गत कितना परसेंट आता है? पूरे राजस्थान का 9% भाग किसके अंतर्गत आता है प्यारे दोस्तों? अरावली के अंतर्गत आता है। जो राजस्थान में अरावली विस्तृत है, अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है, ये पूरे राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? तो आप कहेंगे 9%। कितना फैला हुआ है? 9%। और अगर मैं बात करूं यहां पर दोस्तों पूर्वी मैदानी भाग की, तो ये फैला हुआ है 23% भाग पर। कितने भाग पर? 23% भाग पर। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं लास्ट में कह दूं कि सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश तो अरावली उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। ये बात गलत नहीं होगी मैं अगर ये कह दूं कि राजस्थान का क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। तो इस बात में कोई गलत बात नहीं होगी, बताओ है? बिल्कुल ठीक से समझने की कोशिश करें। और अगर मैं इसको 61.11% लिख रहा हूं, 61.11% लिख रहा हूं, तो मुझे यहां पर 6.89% लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा? 6.89% लिखना पड़ेगा। अब रेंडमली कई बार क्या होता है, कई बार परीक्षा में एग्जामिनर क्या देता है सीधा देता है कि ये कितना भाग है, तो 61%। पॉइंट के आगे वाली चीजों को वो नहीं लिखते हैं। तो इस पर आपको टेंशन लेने की और घबराने की बिल्कुल भी कतई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके सामने यहाँ पर 6.89% के स्थान पर 7% दिया हो तो भी कोई बात नहीं है। ठीक, ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको समझने की जरूरत है। एक बड़ा कॉमन प्रश्न होता है विद्यार्थियों का, एक बहुत प्यारा सा कॉमन प्रश्न होता है, बड़ी मासूमियत से बच्चे पूछते भी है, सर अगर ऐसा आ गया तो कि पूछा अगले में प्रश्न ये हुआ कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के कितने प्रतिशत स्थल पर या भाग पर विस्तृत है, ये प्रश्न है। और इसके दोनों ऑप्शन हो गए, एक तो 61% और एक 61.11%। ऐसी स्थिति में आपको देखो सही तो क्या करना है, 61.11% करना है। लेकिन परीक्षा में ऐसे इतने करीबी ऑप्शन नहीं होते हैं। ये प्रश्न लगभग सभी बच्चों का होता है, लेकिन मैं बता दूं प्यारे दोस्तों कि ऐसे प्रश्न लगभग परीक्षा में या फिर इतने करीबी ऑप्शन परीक्षा में नहीं दिए जाते। ठीक है, तो आपको इस बात को बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है, अपने जहन में बिठा लेना है इस बात को कि क्षेत्रफल के मामले में इस प्रकार का कोई डेटा आपके सामने नहीं मिलेगा, और मिल भी जाए तो जो हमने क्लियर किया है वो याद रखना। ठीक है, मैं प्रश्न देख रहा हूं, आपके कमेंट भी देख रहा हूं प्यारे दोस्तों। कोई क्वेश्चन है तो मुझे लिख करके भेजे। कोई क्वेश्चन है आपका? सर कल मैं क्लास लेने में लेट हो गया था क्योंकि कल मैं बाजरे की खिचड़ी कूट रहा था। मुझे बाजरे की खिचड़ी बहुत पसंद है। पूर्णमल यार मुझे भी बहुत पसंद है बाजरे की खिचड़ी। सही बता रहे हैं कि बाजरे की खिचड़ी खूब खाई है हमने, लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे है नहीं। पूर्णमल इनवाइट करना कभी, बाजरे की खिचड़ी बनाना लेकिन उस दिन। ओके
अब ये एक जिद्दी जाट भी आ गए हैं, जिद्दी जाट। क्या रे बावड़े बावड़े से कमेंट करते हो, कितने कितने भूले हैं बच्चे, मतलब क्या ही बोले आपके बारे में। तो जिद्दी जाट क्या लिख रहे हो बेटा? हाँ पता नहीं इनको ये अपनी बातें शेयर करके, सबके साथ में शेयर करके कितना मजा आता है। अपनी पर्सनल बातें हैं और आप मतलब इस तरह की जो चैट है वो बेटा आप पर्सनल नंबर पे करें तो ज्यादा बेहतर होता है। देखो आपकी बातें सार्वजनिक होती हैं यहाँ पर, तो आपको सब देख रहे होते हैं, तो सार्वजनिक होते हैं तो आपके मन की बातें है ना वो बहुत लोगों तक पहुंच जाती है और फिर आपके बारे में एक धारणा कायम हो जाती है कि ये बंदा ऐसा ही है ना। तो इसलिए 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 माय डियर, इसलिए आप सब ये जो पर्सनल कमेंट है वो आपके जो व्हाट्सएप नंबर होंगे, जब इतने करीबी आदमी हैं, आप एक दूसरे के करीबी हैं, तो एक दूसरे के व्हाट्सएप नंबर तो आपके पास में होने ही चाहिए, और है तो फिर वो व्हाट्सएप नंबर पे चैट करें, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सब लोग पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं। राजेश सेवदा मुझे सफाई दे रहे हैं कि सर मेरे तो कोनी जीएफ, चौखी बात है। अगर इस समय आपने ऐसा कुछ किया, अगर इस समय आपने ऐसा कुछ किया तो समझ लो कि आप अपने लक्ष्य से बहुत दूर चले जाएंगे, आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। बेटा ऐसा नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। आपके जो पढ़ने का समय होता है ये बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है, आप इसको ऐसे मजाक में नहीं ले सकते। आपके साथ में अगर आपने थोड़ा बहुत भी इसको ऐसे वैसे लिया समय को, ये जो समय होता है ये समय केवल और केवल आपको पढ़ने के लिए दिया गया समय है। घर वालों की तरफ से मान लो, अपने जीवन की तरफ से मान लो, अपने जीवन में ये समय लौट करके नहीं आता। आप बहुत अच्छे से कल्पना कर सकते हैं कि जब आप बच्चे थे, और अब अभी भी सर हम तो बच्चे ही है नहीं, अब तो मैं जानता हूँ कितने बच्चे हैं आप, आपके मन की जो शैतानी है वो दिख रही है, बाहर झलक रही है ना। तो जो आप बच्चे थे, बताओ वो स्कूल वाले दिन अब याद आते हैं, वो लौट करके तो नहीं आ सकते ना। तो यही बातें हैं, ये भी समय फिर बाद में याद ही आएगा बेटा, लौट करके नहीं आएगा ये समय। तो इस समय जो अच्छा कर लोगे वही आपके जीवन में आगे काम आने वाला है ना। तो कोशिश करें राजेश कि कम से कम पर्सनल बातों पर जाएं, आप कम से कम पहुंचे पर्सनल बातों पर। चले आगे बढ़ते हैं। क्लास पर इतना ध्यान नहीं है आप लोगों का है, और कहां की बातें करते हैं, मतलब क्या ही बोलो आपके बारे में तो यार। मोनू शर्मा राइट सर, हमें बहुत मेहनत करके अपने लक्ष्य को हासिल करने चाहिए। बिल्कुल मैं यही कहता हूं, हमेशा मेरा यही कहना होता है। जीदी सर है ओके, तो यही कहना है माय डियर कि आप जितना हो सके, ये जो समय है आपके लिए बहुत ही एकदम, ये बहुत इतना ऐसा समय है कि इसमें आपको बहुत ज्यादा शांत रहने की जरूरत है। आपके अंदर जो उबाल आ रहे हैं ना, इनको आपको रोकने की जरूरत है। बस जिसने कंट्रोल कर लिया वो तो कुछ बन जाएगा, जो ऐसे ही इनके साथ में भावों के साथ में बहता रहा तो ये समझ लो वो कहीं और चला जाएगा और पहुंच जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे। तो अब बात कर, समय हो गया है यार, समय हो गया है, मुझे ध्यान भी नहीं रहा। चलिए खैर, तो आज की क्लास से आपको कितना सीखने को मिला है और कितनी बातें आप तक पहुंची हैं, मुझे एक बार यस और नो लिख करके बताओ प्यारे दोस्तों, फटाफट से जल्दी से मुझे बताओ कि कितनी बातें आप तक पहुंची है और कितनी चीजें आपको नहीं मिली आज की क्लास में। फटाफट से मुझे बताओ यस, आज की क्लास में आनंद आया, यस, आज की क्लास में आनंद नहीं आया, नो, कुछ भी लिख करके बताओ फटाफट से।
जिस बच्चे को क्लास पसंद नहीं आती है डिसलाइक जरूर करें। जिस बच्चे को क्लास पसंद आती है और जो बच्चा वास्तव में क्लास लेने के लिए बैठा हुआ है तो वो बच्चा क्लास को शेयर भी करे, ये उसकी जिम्मेदारी है। क्लास को शेयर करने के साथ साथ में आप उस क्लास में पूरा अपना ध्यान और फोकस बनाए रखें। फटाफट से लिख करके बता दो। नाइस डियर सर, राजेश गुजर कह रहे हैं नाइस डियर सर। राजेश कुमार पचार सेवा, यस सर, समझ में आई है, गुड राजेश कुमार पचार। बिमला जी गुड, अच्छे से समझ में आई है। बिमला भाई अच्छे से समझ में आई है तो धन्यवाद आपको, आपको भी ये क्लास समझने की आवश्यकता है। पूर्णमल जी यस, ओके। कैलाश शर्मा सुपर। ये बच्चे जो है ये वास्तव में पढ़ने के लिए यहाँ पर बैठे रहते हैं। सुमन कुमारी जी यस, बिमला जी गुड। चलिए तो आज की क्लास के आनंद की जय बोलते हैं और आज आपसे इतना ही कहेंगे कि आज की क्लास में जितना आपको सीखने को मिला है उसको रिपीट जरूर करिएगा। आप अपना ख्याल रखें, परिवार वालों का ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें। कोरोना कोई मजाक नहीं, ये एक घातक बीमारी है, इससे ग्रसित लोग बहुत कम बचते हैं, इसलिए इससे बचाव ही इसका इलाज है। आप सब अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। खाली क्लास में लग रहा है कि यार टेक्निकल में कुछ गड़बड़ होगी।